टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एसिड बेस कंसेप्ट थे उनका एक रिव्यू दूंगा। वो चेक कर लें आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। सर अभी नहीं हो रही। ओके, जी अभी चेक कर लें। जी सर अब। ओके, जी सर हो रही। अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस कंसेप्ट। देख लें एसिड की नॉर्मली जो है वो तीन कंसेप्ट हैं। आर्हीनियस का कंसेप्ट है, लोरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट है और लिविस का कंसेप्ट है। तीनों कंसेप्ट की बेस बना के हम कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम आर्हीनियस के कंसेप्ट को देखें, आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है दैट गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर। वाटर और एक्वस मीडियम एक ही बात कर सकते हैं। हर वो स्पीशी जो H पॉजिटिव आयन वाटर में दे सकती है वो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है। अगर बेस की बात करें, हर वो स्पीशी जो हाइड्रोक्सल आयन देती है OH नेगेटिव आयन इन वाटर, उसको हम नाम देंगे आर्हीनियस बेस का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एसिड की एग्जाम्पल के लिए हम काउंट करते हैं HCl। इसको अगर वाटर में डिसोसिएट करें तो ये H पॉजिटिव बनाता है और साथ में Cl सी नेगेटिव। एल माइनस माइनस। और अगर बेस की बात करें तो ये एक बेस है NaOH जो कि वाटर में डिसोसिएट होके हमें Na पॉजिटिव देगा और ओ एच OH नेगेटिव। नेगेटिव। इस आर्हीनियस के कंसेप्ट में कोई इशू यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। इस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है, ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए फिजिबल है। ओनली अप्लाइकेबल टू ऑन एक्वस मीडियम। और कंसेप्ट नंबर 2, जो लिमिटेशन नंबर 2 है, ये उन सब्सटेंसेस की एक्सप्लेनेशन नहीं करता जिनके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं हो। इनके जिनके पास है नहीं, जाहिर है वो देंगे भी नहीं। जैसा कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अब अमोनिया बेस है, NH3 बेस होता है, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक तो ये बेस नहीं है क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन दे ही नहीं सकता। और इसी तरह अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 एसिड है, लेकिन आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक तो एसिड नहीं है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे नहीं सकता। इस कंसेप्ट की ये लिमिटेशन थी, इसलिए एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत हुई जो कि इन रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर हमें कर सके। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो है लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट।
लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो है इसके मुताबिक एसिड को भी हम काउंट कर लेते हैं और बेस को भी। एसिड वो सब्सटेंस है दैट गिव H positive ion and that accept H positive ion। तो वो स्पीशी जो H पॉजिटिव दे सकती हो वो एसिड है और जो ले सकती हो वो बेस है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब यहाँ में मीडियम की कोई बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए कि कोई बात नहीं है कि मीडियम क्या होगा, यानी कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस थी उन्हीं को काउंट करते हुए लोरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट आया। इनके एक्वस मीडियम को भी साइड पे कर दिया और दूसरी साइड पे जो H पॉजिटिव हाइड्रोक्सल आयन देने की कंडीशन थी उसको भी रिमूव कर दी। तो इसकी एग्जांपल अगर हम काउंट करें, एग्जांपल इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं NH3 along with water to form NH4 positive and OH negative। अब यहाँ बताएं कि एसिड कौन है, प्रोटॉन दिए किसने हैं? जी स्टूडेंट, प्रोटॉन किसने दिए? वाटर ने अपने प्रोटॉन दिए, इसलिए वाटर क्या है? एसिड। और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए इसलिए ये क्या है? एग्जाम्पल भी काउंट होगी। लेकिन अब देखें कि इनके बाद जो बना है अमोनिया बेस था, उस प्रोटॉन कबूल करने के बाद अब क्या हो गया? वो एसिड हो गया। एसिड हुआ, लेकिन एसिड हम उसे कह नहीं सकते, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और OH जो है वो पहले एसिड था, वाटर से रिलीज होके, तो अब वो क्या हो गया? बेस हो गया। लेकिन हम बेस उसके लिए कॉन्जुगेट बेस काउंट करेंगे। सर कॉन्जुगेट का क्या मतलब हुआ इसमें, एसिड बेस? ठहरें, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन के लिए ये टर्म है कि ये खुद से नहीं है, ये ओरिजिनेट हुए हुए फ्रॉम एसिड और बेस, कॉन्जुगेशन की वजह से हैं, ये उनकी वजह से हम, यानी कि अमोनिया देखे बेस था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड हो गया। लेकिन प्रोटॉन किस से एक्सेप्ट किया? एसिड से, इसलिए वो कॉन्जुगेट एसिड है। प्योरली खुद एसिड नहीं है वो, उस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद वो इस पोजीशन पे आया। इज दैट क्लियर? अब अगर हम डिफाइन करना हो हमने कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज which is formed by the acceptance of a proton by a base। एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और एक एसिड के प्रोटॉन देने से कॉन्जुगेट बेस बनता है। हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट में एक टर्म आती है एम्फोटेरिक स्पीशीज। ये एम्फोटेरिक की टर्म जो है ये किस लिए यूज होती है? जी स्टूडेंट, एम्फोटेरिक की टर्म यूज होती है ऐसी स्पीशी के लिए जो एसिड की तौर पे भी बिहेव करे और बेस के तौर पे बिहेव एज एसिड एज वेल एज ए। देखें अभी जो इक्वेशन ऊपर आपने देखी है इसमें वाटर क्या है? एसिड। यहाँ यहाँ पे अगर ये एसिड है तो फिर ये इक्वेशन मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ।
इस इक्वेशन में वाटर क्या है? सर इसमें बेस है। इसमें बेस है क्योंकि यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। यस सर। तो ऊपर वाली इक्वेशन में एसिड था, यहाँ पे बेस है, तो ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट की टर्म तो हमने सर लेकिन एक बात है कि ऊपर वाली जो आपने जिसमें बताया उसमें NH3 है ना और प्लस वाटर है, लेकिन इधर तो ये HCl के साथ है, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट ही है ना, डिफरेंट चीज़ों के साथ ही डिफरेंट बिहेव करना। एक चीज़ के साथ तो एक चीज़ के साथ पानी इसी तरह तो नहीं बिहेव कर सकता ना। फिर तो कंसेप्ट कैसे लगेगा जो लोरी ब्रॉन्स्टर का कंसेप्ट है कि एक स्पीशी ने H पॉजिटिव देना है और एक ने लेना है। मतलब अगर दो हम डिफरेंट आगे इक्वेशंस खुद बनाते हैं और उसमें भी ऐसे ही होता है, मतलब उसमें हम कोई और ले लेते हैं फॉर्मूला, तो फिर उसमें भी हम कह सकते हैं ना कि ये एम्फोटेरिक है दोनों इक्वेशन में, अगर वो एसिड एज एसिड एंड बेस कर रहे हैं। देखें, ये जो हम क्लास में काम कर रहे होते हैं, एक मिनट स्टूडेंट वेट करिएगा। सबसे छोटा। मुझे मुझे ना मेरे से भी छोटी है वो, जी अस्सलाम लोरी वालेकुम। ब्रॉन्स्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, सबसे छोटा मैं ही हूँ, मुझसे छोटा कोई भी नहीं। नहीं नहीं, आप लोगों को नहीं है पता। आप लोग सर आपने सही कहा, हमारी जो फीमेल टीचर्स थी ना वो हमारे साथ आज नहीं थी। अ, जी आप लोग कुछ पूछ रहे थे, पूछें क्या पूछ रहे थे? सर क्लियर हो गया वो जो हम पूछ रहे थे। ओके ओके। तो इस लोरी ब्रॉन्स्टर कंसेप्ट की भी लिमिटेशंस थी, इसकी भी हदूद थी। एक तो ये था कि ये उन सब्सटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता जिन के पास हाइड्रोजन आयन लेने की या हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी नहीं होती, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है। ये इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। ये लोरी ब्रॉन्स्टर कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट है आपके पास, लिविस कंसेप्ट। लिविस कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दे सकता हो। एग्जाम्पल को अगर हम काउंट करें, यहाँ पे हमारे पास NH3 है। आपको पता है कि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो अगर H पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास अपना एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, उस पर वो अटैक करते हैं और उसे अपने साथ मिला लेते हैं, NH4 पॉजिटिव। तो ये इसको कहते हैं लिविस कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? पर दोबारा प्लीज एक बार बताएं। देखिए सिंपल सी बात है, लिविस के कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, और बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती है। तो अमोनिया में आपको पता है कि लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो लोन पेयर्स
अटैक करेंगे उस स्पीशीज पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उससे बॉन्ड बना लेंगे। ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, तो ये चार्ज ओवरऑल जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर है। ये है लिविस कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट थे। असल में ये बेसिक सी चीज़ें हैं 9th-10th वाली। अगर आप उस केमिस्ट्री को साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर आप लोग इसे कवर नहीं कर सकते। सर वो काफ़ी पीछे रह गई। देखिए पीछे रह तो गई है, लेकिन आप चूँकि यूनिवर्सिटी में ना, तो आप लोग उसके बगैर चल नहीं सकते। अब जितना भी ज़ोर लगा लें, मैं जितनी मर्ज़ी बेसिक पे चला जाऊँ, फिर भी अगर मैं टॉपिक से हटूँगा, बहुत ज़्यादा हट जाऊँगा, फिर आप ऐसा होगा कि आप लोगों ने लेवल वो ले लेना है मैट्रिक का। मतलब जब आपके एग्ज़ाम होने हैं तो एग्ज़ाम में आपसे उसने यूनिवर्सिटी का लेवल पूछना है, तो आप लोगों ने तो चुप हो जाना है, आप लोगों ने कहना ही नहीं है, उसने ये बेसिक चीज़ें तो पूछनी ही नहीं है आपसे। एग्ज़ाम में तो ये नहीं आएगा कि आप एसिड की डेफिनेशन करें, बेस की डेफिनेशन करें, या बताएं कि एसिड क्या होता है। जी सर, इंशाल्लाह अब हम ट्राई करते हैं। इन चीज़ों को मतलब कोशिश करें, फोकस करें, और जो बेसिक्स हैं आपकी वो उस पे जाएं, आपके क्या कहते हैं 9th और 10th की बुक पे जाएं, वहाँ से अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। ये चीज़ें वहाँ पे बड़ी क्लियरली मेंशन है। और मैट्रिक के केमिस्ट्री तो आप पढ़ के आए हैं, तो पिछले मेरे ख्याल में 15 साल से तो केमिस्ट्री चेंज हुई नहीं है, वही केमिस्ट्री है। तो आप इसको फोकस करेंगे तो तभी होगा। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और हम अपने टॉपिक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जो कि था properties, the substances that resist change in pH। कि वो सोल्यूशन होते हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। जब भी पीएच अल्ट्रेशन हो रही हो तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब पीएच होती क्या है, आपको क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, पीएच क्या होती है, आपको क्लियर है? सर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। इट्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और उसका माइनस लॉग ले लें, इसको कहते हैं पीएच। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी अगर हम देखें जो कंसेप्ट हमने एसिड और बेसिस के पढ़े हैं, तो उसमें मैक्सिमम एसिड की डेफिनेशन यही आ रही है जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। H पॉजिटिव आयन की डोनेशन असल में स्ट्रेंथ है किसी के एसिड होने की। जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, अब उसकी पीएच ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा एसिडिक होगा। पर हम इस पे मूव करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो बफर है, तो बफर की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ बफर में देखें तो हम इसमें बेसिकली बफर होता क्या है। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इस टर्म से आपको क्या पता चला है? ये जो मैंने आपके सामने लिखी है कि बफर होता क्या है, एक वीक एसिड, और अगली टर्म से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं? मीन्स के बेसिकली बफर जो है वो एक एसिड और उसके साथ साल्ट का कम्बिनेशन है। अब साल्ट कैसे बनता है भाई? पहले तो हम वीक एसिड काउंट करते हैं। एसिटिक एसिड को वीक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड क्या होता है पता है किसी को? सर विनेगर विनेगर। वगैरह। घर में हम जो यूज़ करते हैं सिरका, वो एसिटिक एसिड है। ये आपके पास है एसिटिक एसिड।
वाटर इसका साल्ट कब बनेगा? जब ये एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। एक तो हमें बफर बनाने के लिए ये चाहिए, ये वीक एसिड जिसका फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसको कहते हैं एस्टिक एसिड। दूसरा हमें चाहिए साल्ट। अब साल्ट हम कहाँ से लाएंगे? साल्ट हम लाएंगे जब इसी एसिड को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसने शर्त रख दी है कि एसिड साल्ट बनाना है उसके साथ जो बेस स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बेस लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रांग बेस ले लेते हैं। तो स्ट्रांग बेस कौन सा होगा? NaOH। इस एसिड को CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको रिएक्ट कराता हूँ मैं NaOH के साथ, किसी बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ। बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एज अ रिज़ल्ट जो मेरे पास साल्ट बनेगा वो ये बनेगा। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। हमेशा याद रखिएगा, एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें बन गई हैं वो ये आपके पास है, सोडियम एसीटेट बना है। सोडियम एसीटेट, ये है साल्ट आपके पास, और ये है एसिड। इन दोनों को मिक्स कर दें, एज अ रिजल्ट बफर बन जाएगा। अब बताएं जी स्टूडेंट, अब बताएं कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ जी लें। सर हो गया। सर दिस मीन के वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम बफर कहते हैं। देखें दोबारा से आप मिक्सअप कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और साल्ट के कम्बिनेशन को बफर कहते हैं, लेकिन साल्ट जी सर। उसी एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, एक बफर की टाइप ये। अब दूसरी बफर की टाइप भी है, जहाँ पे आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस salt of it with a weak base। बस वहाँ पे बेस वीक हो जाएगा। जहाँ पे अगर एसिड आपका स्ट्रांग हुआ तो बेस आपका वीक हो जाएगा, और बेस वीक हुआ तो साल्ट भी उसी तरह का बनेगा जिस तरह का बेस हो। तो ये आप लोगों ने समझना है बफर्स के लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी टाइप्स हैं, वो कार्बोनेट बफर हैं, वो जिसमें भी आप मूव करते जाएंगे वो तो सब्सटेंसेस है ना। जिस तरह के आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उस तरह के आपके पास वो बफर बनते जाएंगे, कार्बोनेट बफर। टाइप्स आपने बताई हैं, मतलब कि एक में ये है कि वीक एसिड है और साथ स्ट्रॉन्ग बेस है साल्ट के साथ। हाँ, और इनके कोई नाम भी है स्पेशल? हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बन रहा है या फिर मतलब वो तो इनके आपको कोई नाम है? जाहिर है, वो तो आप देखेंगे ना, कार्बोनेट बफर्स हैं या इस तरह के फास्फेट बफर्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका केमिकल कौन से है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको पता हो कि वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। तो ये भी आपको एसिड बेसिस को पता हो। जी सर ये तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा फिर, लेकिन देखें, ये बता रहे हैं उसके बैकग्राउंड में भी पता नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग बड़ा, आप अगर मुझसे बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछेंगे, टाइम तो क्लास का तो टाइम ख़त्म हो जाता है। आप मुझसे बिल्कुल बेसिक पूछते हैं, क्लास एंड हो जाती है, हम वहीं के वहीं फॉल कर रहे होते हैं। सर ऐसे ही है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा उस टॉपिक को थोड़ा सा रीड करके आएँ, आपको पता हो उस टॉपिक के बारे में। एक वीक मोर देन इनफ होता है। एक वीक में कुछ सब्जेक्ट आपके टफ होंगे, जिनमें से एक केमिस्ट्री होगा। ऐसे नहीं है कि केमिस्ट्री आसान है, क्योंकि आप लोग छोड़ चुके हैं, और अभी वो तो इंट्रोडक्शन है। अभी तो आप लोगों को इसलिए ये सब कुछ आसान लग रहा है, या हो सकता है आप लोगों के लिए तो ये भी बहुत मुश्किल हो, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। ये तो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री आएगी तो
उसमें जो फार्मूले आने हैं तो फिर तो आप लोगों ने रुक जाना है। सर आप इस तरह किया करें ना, फिर टॉपिक एक दिन पहले हमें ना, मतलब आज आपने क्लास की, कल तक हमें टॉपिक बता दें, ताकि नेक्स्ट जब आप क्लास लें देखें ना आपके उस पास टॉपिक कोर्स कंटेंट है, मैं एक बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूँ, मुझे टॉपिक बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने जो नहीं टॉपिक आप लास्ट टाइम पढ़ा उससे अगला टॉपिक आप लोग स्टार्ट करें। नहीं आप सीक्वेंस से चल रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आप बता देना कि नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ तक पढ़ाएंगे। एटलीस्ट लाइक जैसे बुफर था ना, तो वो हम ये सारा पढ़ लेते पहले से, जब आप समझाते तो और अच्छे क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट हो जाते। ओके ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसकी तरफ। चैप्टर 1 तो यहाँ तक आपका हुआ, चैप्टर 1 जो है वो हमने कर लिया। चैप्टर 2 के ये कंटेंट्स हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहे होंगे। इसमें हमने पढ़ना क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस को हमने देखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हमने डिस्कस करना है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्पोर्टेंस इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केमिकल्स। फिर डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर हाइड्रोकार्बन सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये चैप्टर 2 आ गया तो आपको नेक्स्ट ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री में जितने फार्मूलाज हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो लिखने में परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको चैप्टर 2 की समझ ना आई तो आप जितना ही जोर क्यों ना लगा लें, लेकिन आप वो फार्मूलाज याद नहीं कर सकेंगे, ना उनके नाम आपको याद होंगे, ना ही आप उनको प्रॉपरली लिख सकेंगे। तो इस चैप्टर 2 पे आप लोगों का फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ये याद रखिए। सर ये आज के ये नेक्स्ट लेक्चर की स्लाइड्स हमें सेंड कर देना। मैं ये शेयर कर दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट नहीं है, ये आज हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने आज पढ़ी क्या है? नहीं सर। सर 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 ये नेक्स्ट वीक में प्लीज, तो हमें आज ही देखो तो सही। स्टूडेंट्स देखें हमने पढ़ा क्या है, वो तो लास्ट लेक्चर था, कुछ टॉपिक था वो हमने आगे पढ़ा है। देखिए मैं सर 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 आप नहीं हमें ये वीक देना, इस वीक में मेरी पिछला भी और पिछले भी बताएंगे प्लीज। एक्सपीरियंस थे आपको, सेकंड को हमारे बताएं प्लीज। सर ये जो आपका सर पेपर ये बाई बफर के जो बाकी कंटेंट्स हैं, बाई कार्बोनेट्स बफर, प्रोटीन बुफर, सर ये नहीं पढ़ाना आपने। देखिए हमने स्टूडेंट्स, समझा दिया। देखिए मैं आपको दोबारा से मैं दोबारा से देखिए फॉस्फेट बुफर, बाइकार्बोनेट बुफर। देखिए मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास सब कुछ है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। लेकिन आप जब मुझे बिल्कुल बेसिक्स पे उलझाएंगे तो आप लोग नहीं, आप लोगों को पता कि आगे आप लोगों के साथ केमिस्ट्री कौन की है। चले मैं सिर्फ आप लोगों का आज चलें एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के साथ आपका पेपर शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे अब लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक जो आपका लास्ट टाइम का था वही हम करेंगे, आज मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर 2 को स्टार्ट नहीं कर रहा। चैप्टर 1 का एंड हमने किया, उसको आप प्रॉपरली उस पर टाइम दें, फोकस करें, और अपनी जो आपके पास बायोकेमिस्ट्री की बुक है, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री है, ये जो भी जहाँ से भी आप लोग अपने लेक्चर प्रिपेयर करते हैं उसमें से देख लें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, जो मैं आप लोग को टॉपिक समझा नहीं सका या टाइम की कमी की वजह से मैं उससे मूव ऑन कर गया हूँ, आप लोग बताएं कि सर ये हमें समझ नहीं है, हमने ये स्टडी किया है, ये कैसे होगा, तो मैं बता दूँगा।